ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको आज हम पढ़ेंगे कि अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से भी आपका वेरी महत्वपूर्ण रहेगा और आपका स्व मूल्यांकन भी हो जाएगा। आप अपना अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि अब फीचर लेखन की शुरुआत होती है तो ऑप्शन नंबर दे कहीं से भी हो सकती है, यानी कि बीच से, शुरू से, अंत में। प्रश्न नंबर 2, तथ्य की खोज विश्लेषण पर जोर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ब राइट है कि विशेष रिपोर्ट से। प्रश्न नंबर 3 है कि अखबारों के लिए लेखन प्रक्रिया है तो प्रश्न नंबर तो यह है कि आसान और मुश्किल दोनों, यानी आसान भी है और मुश्किल दोनों भी है। प्रश्न नंबर 4 है अखबार की भूमिका होती है उपयुक्त छवि, यानी कि पाठकों को सूचना देना, जागरूक बनाना, शिक्षित बनाना। प्रश्न नंबर 5 है कि अखबार लोकतांत्रिक समाज में भूमिका अदा करते तो ऑप्शन नंबर आपका ड हो जाएगा, जिसमें एक पहरेदार के रूप में, शिक्षक के रूप में और जनमत के रूप में। प्रश्न नंबर 6 है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है तो ऑप्शन नंबर पे पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है यानी 7 पत्रकारिता है तो ऑप्शन नंबर पे जल्दी में लिखा गया साहित्य पत्रकारिता है। प्रश्न नंबर 8 है पत्रकारिता का संबंध किससे है तो ऑप्शन नंबर ए तथ्यों से है। प्रश्न नंबर 9 है अखबार की भाषा होनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर 6 राइट है, जैसे सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सही है, सभी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर से आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12 आम तौर पर अखबारों में समाचार लिखते हैं तो प्रश्न नंबर 6 राइट है, पूर्णकालिक अंशकालीन समाचार पत्र लिखते हैं। प्रश्न नंबर 12 उल्टा पिरामिड शैली का भाग है तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त छवि, यानी कि बॉडी, इंद्रो, मुखड़ा और समापन। प्रश्न नंबर 13 समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स कहलाता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ब राइट है। प्रश्न नंबर 14 उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कब से हुई थी। प्रश्न नंबर 19वीं सदी में हुई थी। प्रश्न नंबर 15 निम्न में से समाचार लेखन की कौन सा ककार नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं, बाकी तो जैसे ककार है, वह भी है, क्यों भी है और कब भी, ये ककार है लेकिन ये नहीं है। तो प्रश्न नंबर 16 समाचार के पहले पैराग्राफ में किन ककारों का आधार बनाकर लिखी गई तो ऑप्शन नंबर द यानी उपयुक्त छवि को क्या है, कौन है, कहाँ है, इनको उपयुक्त बनाकर लिखिए। फीचर लेखन क्या है तो ऑप्शन नंबर द राइट है कि सुव्यवस्थित है, आत्मनिष्ठ है और सृजनात्मकता है। ऑप्शन नंबर द राइट है। प्रश्न नंबर 18 है कि फीचर का उद्देश्य क्या होता है तो इसका उपयुक्त छवि होता है कि पाठकों को सूचना देना, मनोरंजन करवाना, शिक्षित करवाना। प्रश्न नंबर 19 से निम्न में से पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराता है तो ऑप्शन नंबर द राइट पत्रकारिता। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से किस की भाषा मन को सुनने वाली होती है, ऑप्शन नंबर ब कि फीचर की भाषा मन को सुनने वाली। तो प्रश्न नंबर 21 है निम्न में से किस कहानी के जरिए कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर से फीचर के जरिए। प्रश्न नंबर 22 है कि फीचर के प्रकार होते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका द होता है, यानी कि खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर और रूपात्मक फीचर होता है। प्रश्न नंबर 22 है फीचर के आखिरी हिस्से में किसकी योजना पर फोकस करना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ब भविष्य की योजनाओं पर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 निम्न में से कौन सा प्रकार विशेष रिपोर्ट का है तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त छवि, यानी खोजी परक, इन डेप्थ परक, विश्लेषणात्मक परक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 निम्न में से हो भ्रष्टाचार अनियमितताओं को उजागर करने के लिए कौन सा रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ब खोजी परक रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है किस रिपोर्ट के अंतर्गत सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है तो ऑप्शन नंबर ए इन डेप्थ रिपोर्ट की। प्रश्न नंबर 26 है निम्न में से विचारक लेखन श्रेणी में आता है तो ऑप्शन नंबर द राइट, यानी उपयुक्त छवि आते हैं जैसे संपादकीय, लेखक और टिप्पणी छवि विचारक पर की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 27 है निम्न में से
अखबार की आवाज़ किससे कहा जाता है? तो इसके संपादकीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 राइट। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा विचारक लेखन नाम के साथ नहीं छापा जाता? तो ऑप्शन नंबर ए संपादक के साथ नहीं छापा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 29 है 29, कोई बाहर का लेखन था, पत्रकार नए क्या नहीं लिख सकता? तो ऑप्शन नंबर संपादकीय, ऑप्शन नंबर द नहीं लिख सकता। प्रश्न नंबर 30 है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन मीडिया की भाषा कहलाती है, तो बीट कहलाती है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न नंबर 31 है 31 से, किस खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है? ऑप्शन नंबर विशेष लेखन, ऑप्शन नंबर 6 राइट। 32 यानी 32 है, निम्न में से विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से होते? तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त उपयुक्त सभी होते हैं, जैसे अर्थ, व्यापार, विदेशी, रक्षा होता है। प्रश्न नंबर 33 है 33 की विशेष लेखन की भाषा और शैली में निम्न में से कौन सी शब्दावली काम में ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर 6 तकनीकी शब्दावली। प्रश्न नंबर 34 है, लेखन के लिए किस विषय की विशेषता हासिल करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर द यानी उपयुक्त सभी उच्च माध्यमिक स्नातक उन विषय से संबंधित खूब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। प्रश्न नंबर 35 है, कौन सी पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल है? तो ऑप्शन नंबर द आर्थिक पत्रकारिता। प्रश्न नंबर 36 है, खेल में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी होना चाहिए, जैसे खेल बनने वाले रिकॉर्डर्स का पता होना चाहिए, खेल के नियम और खेल की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान। प्रश्न नंबर 37 से, कविता क्या है? तो ऑप्शन नंबर द है कि संवेदना के निकट, मन को छूने वाली, झकझोर देने वाली कविता होती है। इसका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी सही होते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी कला अन्य कलाओं की तरह सिखाई नहीं जाती? तो ऑप्शन नंबर 6 की कविता। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कविता के घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर द यानी कि शब्द, बिंब और छंद, चित्र, भाषा, ये उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 40 है, नाटक के घटक कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ड होता है, जैसे शब्द होता है, संवाद होता है, समय का बंधन होता है। प्रश्न नंबर 41 होता है, कौन सी विधा नाटक के संबंध सबसे ज्यादा निकट होती है? तो ऑप्शन नंबर बे कविता होती है। प्रश्न नंबर 42 यानी 44 है, निम्न में से नाटक का नकारात्मक तत्व तो नहीं है, तो इससे उत्सुकता नहीं है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कहानी के घटक कौन कौन से? तो उपयुक्त यानी कि उपयुक्त उपयुक्त छवि, जैसे कल्पना भी हो सकता, कथानक होता, पात्र होता होता अब आता अभिव्यक्ति और उनके माध्यम के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा, पत्रकारिता के माध्यम से हम काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तक सूचना पहुंचाने के लेखन के विभिन्न रूपों जैसे संपादकीय, फीचर इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इससे ही पत्रकारिता लेखन कहा जाता है। प्रश्न नंबर, तो फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है? इसका उत्तर रहेगा, फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं बल्कि एक भुगतान के आधार पर लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अखबार के लोकतांत्रिक समाज में पहरेदार की भूमिका कैसे निभाते? तो उत्तर रहेगा, अखबार लोकतांत्रिक समाज के लिए पहरेदार की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसके जरिए वे असंख्य पाठकों को एक रोज सुबह देश दुनिया और पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों पर विचारों का अवगत कराते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पत्रकारीय लेखन और साहित्य लेखन में दो अंतर लिखिए। पत्रकारीय लेखन का संबंध वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है, जबकि साहित्य लेखन का कल्पना से होता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक होता है, जबकि साहित्य का इतिहास से होता है। प्रश्न नंबर 5 है, पत्रकारीय लेखन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए? उत्तर रहेगा, पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भाषा साफ सुथरी, सीधी लेकिन प्रभावी होनी चाहिए, जब सरल और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, संवाददाता रिपोर्टर किसे कहा जाएगा? जो व्यक्ति किसी स्थान का समाचार लिखकर समाचार पत्र या पत्रिकाओं आदि छापने के लिए भेजता हो या सीधे दूरदर्शन पर समाचार देता है, उसे रिपोर्टर या संवाददाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? प्रथम 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचक और तत्व पर आधारित होते हैं, जबकि अंतिम 2 ककार कैसे और क्यों, विचार, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलू पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, उल्टा पिरामिड शैली
की लेखन प्रक्रिया को समझाइए। तो इसका उत्तर रहेगा उल्टा पिरामिड शैली की प्रक्रिया सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में मुख्यतः इंट्रो, मुखड़ो यानी इंट्रो, बॉडी और समापन में विभाजित किया गया। समाचार के पहले पैराग्राफ को मुखड़ा, इसके बाद पैराग्राफ को बॉडी, अंतिम पैराग्राफ को समापन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, उल्टा पिरामिड शैली के 3 विशेषता बताइए। जिसमें पहली विशेषता, सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है। दूसरी विशेषता, उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों सूचनाओं को लिखा जाता है। और तीसरी विशेषता क्लाइमैक्स पिरामिड के प्रारंभ में आता है। प्रश्न नंबर 10 से पत्रकारिता और सृजनात्मकता के में लेखन में अंतर। जिसमें पहला अंतर है, पत्रकारिता का रिश्ता तथ्यों से है जबकि सृजनात्मक लेखन का संबंध कल्पना से है। दूसरा अंतर है, पत्रकारिता अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखा गया, जबकि सृजनात्मक लेखन काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। प्रश्न नंबर 11 है, फीचर लेखन की 3 विशेषता लिखो। जिसमें उत्तर रहेगा, पहली विशेषता है कि समकालीन घटना या क्षेत्र की विशेष की मोह प्रस्तुत होती है। दूसरी विशेषता, फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचार को लिखने के लिए किया जाता है। तीसरी विशेषता, एक अच्छे फीचर के साथ मोटे रेखांकन ग्राफिक्स आदि का होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है कि समाचार लेखन और फीचर में अंतर लिखिए। तो पहला जो अंतर है कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है जबकि फीचर की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। दूसरी अंतर यह है कि समाचार तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराता है जबकि फीचर में ऐसा नहीं होता है। तीसरी अंतर यह है कि समाचार लेखन में लेखक अपने विचार नहीं लिख सकता जबकि फीचर के लिए लिख सकता है। चौथी विशेषता यह है कि समाचार लेखन में शब्द सीमा तय होती है जबकि फीचर में कोई शब्द सीमा नहीं होती है। अब प्रश्न नंबर 13 है कि फीचर लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें लिखें। जिसमें पहली बात है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। तो 2 नंबर, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। तीसरी विशेषता, कहानी का अंदाज ऐसा हो कि पाठकों को लगे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, फीचर में व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को कैसे उजागर किया जा सकता है। उत्तर रहेगा इसका, उनके कुछ करीबी लोगों को उनकी उपलब्धियों से काफ़ी विशेष के दिलचस्प, आकर्षक और खास कर्तव्यों को उद्धृत करके विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 15, फीचर में किन घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। तो उत्तर रहेगा, फीचर में 1 या 2 ऐसी घटनाओं को पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो बल्कि उसमें जीवन के अहम अंगों पर रोशनी पड़ती हो। फीचर की अपनी कोई न कोई थीम अवश्य होती है। प्रश्न नंबर 16, विशेष रिपोर्ट की 3 विशेषता बताइए। जिसमें किसी घटना, समस्या, मुद्दों की गहरी छानबीन की जाती है, महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जा सकता है, तथ्यों को विश्लेषण करके नतीजों, प्रभाव तक कारणों को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, खोजी रिपोर्ट इन डेप्थ रिपोर्ट में अंतर लिखिए। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना तथा तथ्यों को सामने लाते हैं जो कि सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है। इन डेप्थ रिपोर्टर में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं को, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जा सकती है। प्रश्न नंबर 18 है कि विशेष रिपोर्ट को किस शैली में लिखा जाता है, बताइए। तो इसका आमतौर पर विशेष रिपोर्ट को शैली यानी कि रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन कई बार इन रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी विस्तृत होती है, अतः रुचि बनाए रखते हैं। यह तो रिपोर्टर उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली दोनों को मिलाकर भी लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है कि विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा, विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। रिपोर्ट बहुत ही विस्तृत बड़ी हो तो उसमें उस श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक छपा जाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 20 है, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा, संपादकीय लेखन संपादक और उनके सहयोगियों पर लिखा गया। संपादकीय को अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है, जबकि संपादकीय के जरिए अखबार की किसी घटना, मुद्दे प्रकट करते हैं या समस्या के प्रति अपनी राय देते हैं।
प्रश्न नंबर 21 है, संपादकीय लिखने का दायित्व किस पर होता है? तो इसका उत्तर है संपादकीय लिखने का दायित्व जिस अखबार में संपादकीय छपता है उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबार में संपादक ही संपादकीय लिखते हैं, बाहर का लेखन संपादकीय नहीं लिख सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, लेखक को परिभाषित कीजिए। लेख को परिभाषित, लेख में किसी भी विषय के रोचक तरीके से समझाया जाता है। लेख साहित्य और सूचना दोनों प्रकार के होते हैं। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार विशेषज्ञों के लेख में प्रकाशित करते हैं। लेख में किसी भी विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। अब प्रश्न नंबर 23 है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम से क्यों जाने जाता है? स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने के स्तंभ लेखक की को पूरी छूट रहती है। स्तंभ में लेखकों के अपने विचार अभिव्यक्त रहते हैं, इसलिए स्तंभ लेखन अपने लेखकों के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, साक्षात्कार से आप साक्षात्कार संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। उसमें कुछ सवाल जवाब होते हैं। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली जिसमें किसी भी व्यक्ति के विचार और प्रतिक्रिया को किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 या 25 से कोई भी समाचार पत्र या पत्रकारिता कब पूर्ण लगती है? तो यह रहेगा जिसमें जब विभिन्न विषयों को और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्या, मुद्दों के बारे में नियमित की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 26, विशेषीकृत रिपोर्टर के लिए दो आवश्यक बातें लिखी, जिसमें पहला संबंधित विषय की गहरी जानकारी होना, दूसरा रिपोर्टर से संबंधित भाषा और शैली को पूरा अधिकार का होना। प्रश्न नंबर 27, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखा, उत्तर संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को माध्यम ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, बीट रिपोर्टर और विशेषीकृत रिपोर्टर में क्या अंतर है? इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपना बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टर का तात्पर्य है कि सामान्य खबरों से को आगे बढ़कर उस क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करे और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करे। प्रश्न नंबर 29 है, किसी भी विशेष क्षेत्र में विशेष लेखन करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र में विशेष लेखन के लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, उसकी ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो, जानकारियाँ रखते हो और तथ्य इकट्ठे करते हो और उसके क्षेत्र में जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हो। प्रश्न नंबर 29 है कि विशेष लेखन की भाषा और शैली सामान्य लेखन से अलग है, कैसे? तो विशेष लेखन और सामान्य लेखन की भाषा और शैली में बुनियादी फर्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेषता, तकनीकी शब्दावली होती है जो उस विषय पर लिखते हुए आपके लेखन में आती है। प्रश्न नंबर 3 है, विशेष लेखन की शैली कैसी होती है? तो इसका उत्तर है, विशेष लेखन की शैली कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हो तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी, लेकिन अगर आप समाचार फिक्शन लिख रहे हो तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। अब विशेष प्रश्न नंबर 32 से विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाती है? उत्तर रहेगा, जिस विषय में हम विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं आप उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। आप उच्चतर माध्यमिक यानी कि 10वीं 12वीं स्नातक हो उसी पर जुड़े विषय में पढ़ाई करें। उन विषयों से संबंधित खूब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 33 से 33, समाचार पत्र कौन से समाचारों में संपूर्ण माना जाता है? इसका उत्तर है, समाचार पत्र में आर्थिक और खेल पृष्ठ हो तो उसमें समाचार पत्र संपूर्ण माना जाता है, अन्यथा वह समाचार पत्र संपूर्ण नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 34, आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल होती है, कैसे? आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावली के बारे में था, उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं था। प्रश्न नंबर 35, पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? तो इसका उत्तर, खेलों के बारे में लिखने वाले के लिए जरूरी है कि खेल की तकनीकी, उसके नियमों, उसकी बारीकियों और उसकी जुड़ी तमाम बातों की भली भांति परिचित है। प्रश्न नंबर
37 है, खेलों में विशेषज्ञता हासिल कैसे की जा सकती है? इसका उत्तर रहेगा खेलों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उसके बारे में जानकारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। उसको उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर खेलों में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। प्रश्न नंबर 36, एक अच्छी कविता की क्या विशेषता होती है? एक अच्छी कविता हमें उसे बार बार पढ़ने जाने के लिए आमंत्रित करती है। जब तक हम आप उससे दूर है, रहस्यमय लगेगी, करीब करीब जाते ही उससे बार बार और देर तक सुनने की चीज चाहेगा। प्रश्न नंबर 38, कविता अन्य कविताओं की तरह दिखाई क्यों नहीं दी जा सकती? इसका उत्तर है क्योंकि अन्य कविता जैसे चित्रकला, नृत्य कला, इनमें से बाह्य उपकरणों की मदद ली जा सकती है। कविता में कवि की कठिनाई यह होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना की जाती है। प्रश्न नंबर 39, कविता में चित्र भाषा का क्या महत्व? तो इसका उत्तर है कि कविता के चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, क्योंकि चित्रों बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बहुत कम होते हैं, क्योंकि देखी गई हर चीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करती रहती है। प्रश्न नंबर 40, नाटक में संपूर्णता कैसे आती है? तो इसका उत्तर है साहित्य की अन्य विधा की में लिखित रूप में ही एक निश्चित और एक अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है। वही एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है। जब उस नाटक का मंच हमारे सामने आता तब जाकर उसमें पूर्णता आती है। प्रश्न नंबर 41 है, नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर रहेगा नाटक को दृश्य काव्य इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि नाटक की अपनी निजी और विशेष प्रकृति और वह कि उसका दृश्य रूप जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं लिखने के पश्चात पूर्ण हो जाती है, वही नाटक अपने लिखित रूप के पश्चात जब नाटक का मंचन किया जाता है तब वह पूर्ण होता आता है, नाटक देखने के पश्चात होता है। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा समझाइए? तो इसका उत्तर है नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि शब्द वैसे ही तो कभी सभी विधाओं के लिए आवश्यक है, परंतु नाटक में शब्द का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपना अलग अलग विशेष रूप ग्रहण करता है और बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। एक अच्छे नाटककार को कम से कम शब्दों में अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करने की कला होनी चाहिए। नाटककार में शब्द टेक्स्ट क्या होता है? तो इसका उत्तर रहेगा एक सफल नाटककार को कमजोर नाटक से अलग करते हैं। वे संवादों को अपने आप में वर्णित तथा चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे तब बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनिहित तथा अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में शब्द टेक्स्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, नाटक की प्रमुख विशेषता बताइए। जिसमें पहली विशेषता है नाटक दूसरी विधा से बिल्कुल अलग है। नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है। नाटक को पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। दूसरी विशेषता, नाटक की रचना किसी भी काल की हो, परंतु नाटक सदैव वर्तमान काल में घटित होता है। तीसरी विशेषता, शब्द क्षमता संवाद आदि के इनके मुख्य तत्व होते हैं। अब प्रश्न नंबर 45, कहानी में कथन की भूमिका को समझाइए। जिसमें उत्तर रहेगा कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होना चाहते। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं पात्रों का उल्लेख किया जाता है। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। कहानी का कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। प्रश्न नंबर 46 है, कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर किस प्रकार बढ़ते? इसका उत्तर रहेगा कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। चरम उत्कर्ष का चिंतन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कहानीकार की प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 47, लेखक कहानी का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित करता है? इसका उत्तर है लेखक को एक समस्या जानकारी का सूत्र मिलने पर लेखक का ध्यान उसके पात्र विशेष विशेषताओं पर केंद्रित हो जाता है। तत्पश्चात वह सोचता है कि कहानी उससे समस्या ग्रस्त कर लिखनी है, परिवेश पर कितनी ही है या व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 48, कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व? तो इसका उत्तर है कथानक के बुनियादी तत्व में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो तत्वों का टकराव किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर, द्वंद्व आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदु को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी ही उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी।
प्रश्न नंबर 39 है, कहानी 49 कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए हमें कहानी की विस्तृत कथा को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 50 है यानी 50 है, कहानी का नाट्य रूपांतर करने के लिए क्या आवश्यक है? तो नए लिखे गए संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हो, संवादों के लिखे जाने का औचित्य हो, संवाद छोटे प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा हो। प्रश्न नंबर 51 है, नए और अप्रत्यक्ष विषय पर लेखन कैसे करना चाहिए? तो इसका रहेगा कि नए और अप्रत्याशित विषय लिखने के लिए खुले मैदानों की तरह होते हैं। उन पर लेखक अपनी बुद्धि, तर्क या समझ से के साथ ही ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि लेख जितनी ही आकर्षक शुरुआत और निर्वाह भी वैसा ही हो, सुसम्यता हो, ऐसा लेखन में हमें रखना चाहिए। प्रिय छात्र छात्रों, आज हम जो हमने पाठ पढ़ा हुआ था कि माध्यम अभिव्यक्ति का माध्यम पढ़ा था, हम किस किस के माध्यम से हम अभिव्यक्ति के पढ़ सकते। हमने समाचार पत्र, लेखन पत्र, रेडियो, कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। वीडियो को